आज की कहानी है गीता देवी के छोटे से प्यारे से परिवार की। गांव में एक छोटा सा प्यारा सा मिट्टी का घर होता है। आंगन में पुराने पेड़ लगे होते हैं। गीता देवी की 3 बहुएं मीरा, संगीता, पायल सुबह सुबह अपने अपने कामों में व्यस्त होती हैं। एक बहू चूल्हे पर खाना बना रही थी, दूसरी बहू बाल्टी से पानी भर रही थी और तीसरी सब्जियां काट रही थी। बच्चे शोर कर रहे होते हैं। माँ, देखो ना, चिंकी मुझे परेशान कर ली है। गीता देवी वहीं बच्चों के साथ चारपाई पर बैठी होती है। अरे बहू, बहुत दिन हो गए सबने साथ में बैठकर बात नहीं की। आज मेरा दिल थोड़ा भारी भारी हो रहा है। चलो जल्दी से काम निपटा लो, फिर थोड़ी देर बैठकर यहाँ बाहर आंगन में बात करते हैं। अरे माँ जी, आप भी ना रोज यही कहती रहती है। कुछ याद आ रहा है? चलिए बताइए, आज क्या याद आ गया आपको? याद क्या आएगा बेटा, वो दिन ही ऐसे थे जब इस घर में मैं बहू बनकर आई थी ना। तुम्हें पता है, तुम्हारे ससुर जी बहुत मेहनती आदमी थे। हमारे पास 10 बीघा जमीन थी, 10 बीघा, जिसमें तरह तरह की खेती उगाते थे। कहीं गेहूं, चना, मक्का, तीनों तरह की खेती होती थी। खेतों में हरियाली ही हरियाली थी। 10 बीघा जमीन माँ जी, फिर तो आप काफी अमीर रही होंगी। हाँ बेटा, अमीर थे, पर अमीरी हमेशा टिकती नहीं। न जाने किसकी नजर ले बैठी। इतना खराब समय आया, चारों तरफ सूखा पड़ गया। धीरे धीरे कर्ज चढ़ा, बारिशें कम होने लगी, फसल सूखने लगी। फिर तुम्हारे ससुर जी को शहर ही जाकर नौकरी करनी पड़ी। बोले अब तो खेत में कुछ रहा ही नहीं, यहाँ रहेंगे तो भूखे मरेंगे। उन्हें कमाने के लिए बाहर शहर जाना पड़ा बहू। फिर क्या हुआ माँ जी? फिर एक दिन शहर की तरफ निकली, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। सड़क हादसे में भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया बहू। तब तो तुम्हारे ससुर जी की बस 30 साल की ही उम्र थी। तुम्हारे जेठ, देवर सब छोटे छोटे थे। अच्छा माँ जी, फिर आपने इन सबको कैसे पाला? क्या करती बेटा, माँ हो ना। कलेजे पर पत्थर रखकर दूसरों के घर में काम किया, दूसरों के खेतों में काम किया, दूसरों के बच्चों के कपड़े सिले, बर्तन मांजे, बस तुम्हारे पतियों को बड़ा किया। यही सोचकर सारी उम्र काटती कि मेरी बहू आएंगी तो फिर से सब घर हंसी खुशी फिर से भर जाएगा। हाँ माँ जी, अब तो हमारी भी हालत वही है। पति दिहाड़ी पर जाते हैं और जो मिलता है उसी से घर चलाना पड़ता है। हाँ मगर बेटा, फर्क है। तुम तीनों के पास कम से कम उम्मीद तो है। तीनों बहुएं सास के पास आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, कैसी उम्मीद? किस उम्मीद के बारे में बात कर रही हैं आप? हमें तो कुछ पता ही नहीं। हाँ माँ जी, जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारी हालत बेकार ही है। हाँ, और हमारे बच्चों को भी यह सब देखना पड़ रहा है। पता नहीं कैसी माया है भगवान की। बेटा, मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन हमारे हालात भी बदलेंगे और सब सही भी होगा। बच्चे वहीं पास ही खेल रहे होते हैं। सास उन सबको देख रही थी। गरीब घर के सामने ठीक एक अमीर घर होता है, जहाँ की अमीर पड़ोसन माया आंटी अपनी गाड़ी से उतरती है। साथ में ही एक फ्रूट बास्केट लेकर आई थी, जिसमें तरह तरह के फ्रूट्स रखे हुए होते हैं। देख रानी, यह सारे फल मेरे दोनों बच्चों को दे देना। आज बहुत फ्रेश फ्रूट आए हुए थे मार्केट से, बच्चों के लिए लेकर आई हूँ मैं। सब उन्हें खिला देना काट काट कर। गरीब घर के आंगन में दोनों बच्चे चिंकी और चीनू दीवार के छेद से झांक रहे थे। उनकी आंखों में चमक होती है और जीभ भी ललचाने लगती है। देख, वो आंटी कितने सारे सेब लेकर आई है। दीदी, वो गोल गोल संतरे ही है ना जो चमक रहे हैं? शायद मीठे होंगे, है ना? हमने तो कभी नहीं खाया इतना बड़ा सेब, अनार। हमारे घर पर तो बस केले ही आते हैं, और वो भी कभी कभी। थोड़ी देर बाद वही अमीर घर के बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। उनके हाथों में कटे हुए फ्रूट्स होते हैं और वो खिलखिलाकर उन्हें खा रहे होते हैं। देखो,
हमारी मम्मी शहर से हमारे लिए बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स लाई है। भैया, इसका स्वाद कैसा होता है? बहुत अच्छा। तुमने नहीं खाया क्या कभी? नहीं भैया, हमने कभी नहीं खाया। थोड़ा सा दो ना, मैं भी चख सकूं। एक टुकड़ा दे दो ना भैया बस। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा है। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी को भी नहीं देना। तुम लोग तो हमेशा मांगने के लिए आ जाते हो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर। चिंकी और चीनू शर्म से सर झुकाकर घर की ओर आ जाते हैं। दोनों अमीर बच्चे भी अंदर चले जाते हैं। गरीब बच्चे घर जाकर माँ को अपनी सारी बात सुनाते हैं। माँ संगीता चूल्हे पर खाना बना रही थी। बच्चे अंदर आते हैं, उनका चेहरा उदास होता है। माँ, पड़ोस वाली आंटी तो अपने बच्चों के लिए रोज रोज ताजा फल लेकर आती है, उन्हें फल देती है खाने को। आज तो सेब संतरा भी लाई थी और इनके बच्चों ने कहा कि ये बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत महंगे आते हैं क्या माँ? हम नहीं खा सकते क्या? बेटा, वो लोग अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं और हम गरीब। हमारे पास बस मेहनत का सहारा है जिससे हम बस अपना घर चला सकते हैं। हम कहाँ से इतने महंगे फ्रूट खरीद कर दे तुम्हें? माँ, क्या हम कभी भी फल नहीं खा पाएंगे? नहीं बेटा, एक दिन जरूर खाओगे, पर वो दिन कब आएगा ये मैं अभी नहीं बता सकती। अगले दिन दोपहर का समय होता है। संगीता बड़ी बहू चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है कि दोनों बहुएं मीरा और पायल उसके पास बैठी होती हैं। कोई आटा गूंद रही थी तो कोई उनकी मदद कर रही थी। उसी वक्त बच्चे स्कूल से लौटते हैं। माँ, हमें भी अच्छा खाना चाहिए। स्कूल में सबके पास अच्छा अच्छा खाना होता है। कोई पिज्जा, कोई नूडल्स, कोई फ्रूट चाट लेके आया था, बस हम ही सूखी रोटी लेकर जाते हैं। बेटा, हम गरीब हैं ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम रोज वो सब बना सकें। जिस दिन तुम्हारे पापा को अच्छी दिहाड़ी मिलेगी ना, उस दिन तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है, अब रोना बंद करो। माँ, हमने तो कभी पिज्जा टेस्ट भी नहीं किया कि वो होता कैसा है। संगीता, मीरा, पायल एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनके चेहरे पर बेबसी और उदासी साफ दिखाई देती है। दीदी, इनको क्या बताएं मासूमों को? आजकल फलों के दाम तो आसमान ही छू रहे हैं। 1 किलो फ्रूट्स भी कम से कम 100-150 रुपए में आते हैं और हमारे पति की दिहाड़ी इतनी ही है कि हम क्या तो राशन ले आए या फ्रूट्स ले आए। सच कहा पायल तुमने। ये तो बच्चे हैं ना, इनके दिल में जो आता है ये बोल देते हैं। इनको क्या पता गरीबी मजबूरी क्या होती है। संगीता दोनों बच्चों की तरफ देखती है। एक दिन आएगा बेटा जब तुम भी अपने टिफिन में पिज्जा, नूडल्स और पास्ता लेकर जाओगे, लेकिन वो सब चीजें किसी दुकान की नहीं, तुम्हारी माँ के हाथों से बनी होंगी। अगले दिन तीनों भाई सुमित, रोहित और अमित रोज की तरह काम से थके हुए लौट रहे थे। उनके माथे पर पसीना, चेहरे पर थकावट साफ दिख रही होती है। तभी सड़क किनारे कुछ कार जा रही होती हैं। अरे भाई, आज तो बहुत थकान हो गई। अगर कल भी ऐसा रहा तो हाथ पांव जवाब दे देंगे। अरे चलो अब घर पहुंच जाएं। माँ और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, आज बच्चों के लिए मिठाई ले लेंगे। बहुत दिन हो गए उन्हें कुछ अच्छा खाए हुए। इतना कहकर तीनों भाई वहां से जाने लगते हैं कि अचानक बहुत तेज से आवाज आती है। तभी एक गाड़ी तेजी से आती है और अमित को टक्कर मारकर चली जाती है। दोनों भाई भागते हुए अमित को उठाते हैं। अमित दर्द से तड़प रहा होता है। उसके सर से खून भी बह रहा होता है। तभी दोनों भाई एम्बुलेंस बुलवाते हैं और अमित को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दोनों भाई उसे जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाते हैं। अमित के सर पर काफी चोट लगी हुई थी, पट्टी भी बंधी थी। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है, देखिए, सर पर काफी गहरी चोट है। कुछ महीने तक चलना मुश्किल होगा। आराम करने की जरूरत है इनको काफी। डॉक्टर साहब, हम मजदूर लोग हैं, आराम करेंगे तो घर कैसे चलेगा? फिर भी जान ज्यादा जरूरी है ना। भाई, ये तो बैठे बिठाए बहुत नुकसान हो गया। अब क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं भाई, शायद भगवान को यही मंजूर होगा। दोनों भाई अमित को जैसे तैसे एम्बुलेंस में घर लाते हैं।
अमित की ऐसी हालत देखकर घर पर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन गरीब घर में रात का समय होता है। आंगन में लालटेन टिमटिमा रही होती है। सास चारपाई पर बैठी होती है। अमित वहीं लेटा था। तीनों बहुएं और भाई आसपास बैठे होते हैं। अब तो सब भार सुमित और रोहित पर ही आ गया। घर का खर्चा, दवाइयाँ, अस्पताल का बिल, सब कुछ। बेटा, भगवान किसी की ऐसी परीक्षा न ले। अगर तुम्हारे ससुर जी जिंदा होते ना बहू, तो थोड़ा सा सहारा लगा देते। अम्मा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं ना, तब तक सब ठीक है और घर भी चलेगा। अगले दिन दोनों भाई काम पर जाते हैं। वहाँ मालिक हाथ में कुछ कागज लेकर खड़ा होता है। अरे, अब सीजन खत्म हो गया है। आज तुम लोगों का हिसाब कर देता हूँ। कल से कोई काम नहीं है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पर साहब, बहुत मजबूरी चल रही है। घर में खाने को कुछ नहीं है, दवाई का खर्चा भी अलग चल रहा है। अरे, तो मेरे बस की बात नहीं है ना ये सब। जब काम ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों बुलाऊं? किस बात की तनख्वाह दूं भाई तुम्हें? दोनों भाई मायूस होकर चुपचाप निकल जाते हैं। अगले दिन घर के अंदर सब बैठे होते हैं। एकदम सन्नाटा छाया होता है। बच्चे भी खामोश बैठे थे। चूल्हा ठंडा पड़ा था। अब क्या करेंगे बेटा? काम नहीं है, पैसा नहीं, दवाई नहीं, राशन भी नहीं है, सब खत्म हो गया। क्या कहूँ माँ, लगता है भगवान ने हमसे मुंह ही मोड़ लिया है। बेटा, हिम्मत रखो, बुरा वक्त है, टल जाएगा ये भी, ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। अगले दिन रोहित और सुमित अमित को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार करते हैं। ये डॉक्टर की पर्ची रख लेना भैया, भूलना मत, इसमें इनकी सारी दवाइयाँ लिखी हैं। रोहित जेब में पर्ची रख लेता है, लेकिन जब वह घर जाने से पहले पर्ची देखता है तो पर्ची उसकी जेब में नहीं थी। वो यहाँ कहाँ कहीं गिर गई थी। सब लोग जल्दी जल्दी पर्ची ढूंढने लगे, लेकिन पर्ची किसी को नहीं मिलती। घर के सब सदस्य हर कोने में वो पर्ची ढूंढ रहे होते। तभी संगीता के हाथ में एक दस्तावेज लगते हैं। माँ जी, ये देखो, ये दस्तावेज मिले हैं, ये किस चीज के हैं? तभी रोहित आगे आता है और वो फाइल हाथ में लेकर देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह कांपते हुए स्वर में बोलता है, अरे, यह तो कोई जमीन का कागज है। यह तो वही 10 बीघा जमीन की दस्तावेज है जिसके बारे में माँ हमेशा कहती रहती थी कि खो गया है। सास पास आती है, कांपते हाथों से कागज को देखती है। हे भगवान, ये तो मेरे पति की लिखावट है। बेटा, ये वही जमीन है हमारी जो लोगों ने छीन ली थी क्योंकि हमारे पास इसके दस्तावेज नहीं थे। तीनों भाई और तीनों बहुएं पास आकर कागज देखती है। सबके आंखों में हैरानी, विश्वास और खुशी दिखाई देती है। माँ, मतलब वो जमीन अब भी हमारी है? हाँ बेटा, किस्मत ने हमें बहुत सालों बाद अपना हक लौटा दिया। शायद भगवान को भी पता है कि हमें अब इसकी कितनी जरूरत है। अगले दिन सास चारपाई पर बैठी होती है। पास में कागज रखा होता है। परिवार के सारे लोग जमा हो जाते हैं। बिस्तर पर अमित लेटा हुआ होता है। सामने रोहित और सुमित खड़े होते हैं। तीनों बहुएं, संगीता, मीरा, पायल, सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। बच्चे भी वहीं पास में ही खेल रहे होते हैं। यह वही कागज है बेटा, 10 बीघा जमीन का, जो कि हमारे नाम थी। तुम्हारे बाबूजी ने इसे संभाल कर रख दिया था और यह खो गया। आज तो यह संगीता को पता नहीं कैसे मिल गया। माँ, पर हमें तो खेती नहीं आती। बड़े भाई को आती है, लेकिन वह अभी थोड़ा सा जख्मी है। बाकी हम दोनों ने तो कभी खेत में कुछ काम किया ही नहीं, बस दिहाड़ी और मजदूरी ही की है। हमारे पास हिम्मत है, हम खेत में काम कर लेंगे, लेकिन हमें खेत की बारीकियां नहीं आती। पापा ने हमें कभी खेत में काम सिखाया ही नहीं। थोड़ी मुझे आती है, छोटे मोटे काम देखे थे, लेकिन अब मैं बिस्तर पर हूँ तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम जमीन बेच दे तो अस्पताल का बिल, दवाइयाँ, घर संभल जाएगा। अमित का इलाज भी ठीक से हो जाएगा। बेच दे हम इसको।
सब चुप हो जाते हैं। सबकी नजरें तीनों बहुओं पर होती है, क्योंकि तीनों बहुएं अपने पीहर में किसान परिवार में होती थी। नहीं रोहित जी, हमें खेत नहीं बेचने चाहिए। नहीं माँ जी, अगर हम इसे आज बेच देंगे तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन जाएंगे। आपको नहीं पता माँ जी कि ये खेत हमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। आपने जिस उम्मीद के बारे में बात की थी ना, मुझे लग रहा है ये वही उम्मीद है माँ जी। मैंने अपने पापा को धान की बुआई करते देखा था। धान की फसल मेरी रग रग में है। मैं 3 बीघे में चावल उगाऊंगी माँ जी। तब मीरा कहती है, फल का काम काफी मुनाफे वाला होता है दीदी। अगर सही तरह से किया जाए तो बहुत अच्छा चलेगा। मेरे घर में फल के बगीचे थे, अमरूद, सेब, उनका मार्केट काफी अच्छा चलता है। मेरे हिसाब से हमें 3 बीघे में फल का काम शुरू कर देना चाहिए। हमें बाग बनाना चाहिए। हाँ, और मैं सब्जियों की देखभाल कर सकती हूँ। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, बैंगन, लौकी, वह सब जल्दी उग जाती हैं और मार्केट में जल्दी बिक भी जाएगी। तो बाकी बचे 4 बीघों में हम उसका उत्पादन कर पाएंगे। तो मतलब खेत को 3 भागों में बांट दिया जाए, चावल, सब्जियां और फल। हमें खेती करने के बारे में पहले नॉलेज लेनी चाहिए, जानकारी चाहिए होगी कि बीज कैसे करे, सिंचाई कैसे करे और कीड़े फसल में क्यों आते हैं, ताकि हम उनसे अपनी फसल को बचा सके। हम तीनों मिलकर सीखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बहुओं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। आज से यह जमीन हमारी नई उम्मीद है। पहले महीने का उपज अस्पताल के बिल, दवाइयों पर देंगे। हम पैदावार का मार्केट भी सोचेंगे। पास में मंडी और गांव के ठेकेदार से संपर्क करेंगे और साथ में ही फसल घुमाव भी करते रहेंगे ताकि जमीन थके ना। मैं फल की नर्सरी से कुछ पौधे लेकर आऊंगी और मैं चावल की खेती करूंगी। पूरा परिवार खुश हो जाता है और सब गले लगते हैं। बच्चों की छोटी छोटी आंखों में भी चमक आ जाती है। अमित बिस्तर पर थोड़ी सी मुस्कान देता है। अगली सुबह सब जाकर खेत को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जो हिस्सा चावल के लिए होगा वहाँ पानी का इंतजाम पहले देखना होगा। फल के लिए मिट्टी की जांच करनी होगी। सब्जियों के लिए सरासर तालमेल मिलाना पड़ेगा। तो निश्चय हुआ, 10 बीघा जमीन अब हमारी मेहनत का घर बनेगा। इसी से हमारे घर की नई नींव रखी जाएगी। तो कोई बेचने की बात नहीं करेगा बहू। हमारी गरीबी का इलाज पैसा नहीं, मेहनत है, और मेहनत से हम फिर से खड़े होंगे। अगले दिन सुबह का समय होता है। खेत के किनारे तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से की जमीन पर खड़ी होती हैं। सास गीता देवी भी किनारे पर उन सबको देख रही होती है। दोनों बेटे भी खेत को साफ कर रहे हैं। बहुओं, आज से हमारी रोजी रोटी की नई शुरुआत है। जैसे तुमने भली भांति घर संभाला है, वैसे ही इन खेतों को भी संभालना बहुओं। हाँ माँ जी, यह खेत हमारी किस्मत बदलेंगे। मैं तो सोच चुकी हूँ, मैं सब्जियों की खेती करूंगी। इस मिट्टी में पत्ता गोभी, टमाटर, धनिया, पालक, बथुआ, गोभी, बैंगन, तोरी, लौकी सब कुछ उगाया जा सकता है। सुबह सुबह बाजार जाएंगे सब्जियां लेकर। वहाँ के दाम देखकर सीखूंगी कौन सी फसल कब लगती है। बहन, सब्जियों से तो जल्दी आमदनी शुरू हो जाएगी, पर मैं तो सोच रही हूँ कुछ ऐसे लगाऊं जिससे आने वाले सालों में भी काम चले। मैंने 3 भाग बांटे हैं। एक हिस्से में अमरूद, एक में आम और एक में सेब के बीज लगाऊंगी। दूसरे में अंगूर भी लगाऊंगी। तीसरे में केले और बाकी छोटे छोटे फलों वाले पौधे। केले की फसल जल्दी आ जाती है, 2-3 महीनों में ही आमदनी शुरू हो जाएगी। और जब तक बड़े पेड़ तैयार होंगे तब तक हमें ये केले संभाल लेंगे। और मैं तो धान लगाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक तरह के नहीं, काफी तरह के। सोना मसूरी, लाल चावल, सुगंधी, गोविंद भोग और सारे बासमती चावल के बीज भी लाऊंगी। बीज कहाँ से लाऊं? जैसे हम राशन की दुकान पर जाते हैं ना दीदी, वहाँ चावल जांचने के बहाने थोड़ा थोड़ा उठा लाना। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और चावल की गुणवत्ता का भी हमें अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। तीनों हंस देती हैं। सास भी वहीं खड़ी उन बहुओं की हिम्मत देख रही होती है। मैं तो फल के बीज ऐसे ही जुटा लूंगी, जो लोग कूड़ादान में फेंक देते हैं ना, वो सेब, अमरूद, पपीते के बीज वहीं से ही जमा कर लूंगी। लोग कचरा समझते हैं ना उनको, लेकिन मेरे लिए वही सोना बन जाएगा दीदी। वाह पायल, तुमने तो बहुत सही जुगाड़ लगाया है। हम तीनों का दिमाग एक दिन देखना इस खेत में सोना उगाएगा। धीरे धीरे बहुएं खेती शुरू कर देती हैं। बहुत मेहनत करती हैं।
जुगाड़ से हर काम कर लेती हैं, लेकिन खाद सिंचाई बाकी कामों के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। बहू, खाद और पानी का खर्चा बड़ा निकल गया है, घर में तो कुछ बचा नहीं है। मेरे पास तो यह गले का हार है, इसे गिरवी रख दो बहू, अब फसल आ जाएगी तो हम इसे बाद में छुड़ा लेंगे। कैसी बात कर रहे हो माँ जी, यह तो बाबूजी की आखिरी निशानी है आपके पास, हम इन्हें गिरवी नहीं रख सकते। बेटी, सुहाग जब तक जिंदा है तब तक घर में उम्मीद है, अगर उम्मीद बचानी है ना तो इस हार को तो काम में लगाना ही होगा। सारी बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं, उनकी आंखों में उदासी होती है। माँ जी, इनसे तो खाद और पानी का इंतजाम भी नहीं होगा। तीनों बहुएं फिर अपने अपने कंगन भी लेकर आती हैं और उन सब कंगनों को गिरवी रखकर पानी और खाद का बंदोबस्त करती हैं। माँ जी, ये कंगन और आपका हार आपके आशीर्वाद से यही फसल को सोना बनाएगा। हम सब मिलकर खेतों को हरियाली से भर देंगे, जेवर हमारे व्यर्थ नहीं जाएंगे। माँ जी। सुमित और अमित पास खड़े होते हैं, दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। माँ, हम तीनों भाइयों की मेहनत और बहुओं की लगन से हम खेत की मिट्टी को हम उसकी अपनी पहचान देंगे। तीनों बहुएं झुककर सास के पैर छूती हैं। जाओ बहुओं, उस धरती को अपने पसीने से सींच दो, यही खेत अब हमारा भविष्य लिखेगा। तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से की जमीन पर लगन से बीज बो रही थी। एक तरफ हरे धनिये की खुशबू, एक तरफ केले के छोटे छोटे पौधे और दूसरी तरफ पानी से भीगे धान के बीज चमक रहे होते हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। दूर तालाब के किनारे नहर का पानी दिखाई दे रहा था। तीनों बहुएं खेत में लगी होती हैं, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के सिर पर मटका तो किसी के पैर पानी में भीगे होते हैं। अरे दीदी, अब की बार तो बारिश भी कम हुई है, अगर हम पानी नहीं देंगे तो हमारी फसल मुरझा जाएगी। अरे दीदी, इसके लिए मैंने जुगाड़ लगा लिया है। मैं बांस के डंडे लेकर आई थी जंगल से और बांस के डंडों को मैंने अपने खेत में इस तरह लगाया है और नालियां भी बना दी हैं। इन्हें जोड़कर मैंने नहर से सीधा पानी अपने खेतों में पहुंचा दिया है और थोड़ी थोड़ी ढलान देकर ऐसा रास्ता बनाया है कि नहर का बाकी पानी तुम सबके खेतों में भी जा सके। अरे वाह छोटी, तूने तो एकदम सही जुगाड़ लगाया है। अब मेरे पालक, गोभी, टमाटर, धनिया और पत्ता गोभी सब तरबतर रहेंगे। देखना अब सब्जियां कितनी खिलकर लगेंगी। खेत में हरियाली लहरा रही थी, टमाटर के पौधे, धनिया महक रहा था, दूसरी तरफ धान के पौधे झूम रहे होते हैं। ओह, यह खेत तो अब चमक रहा है, लगता है तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। जी माँ जी, मैंने 3 महीने की फसल लगाई है। तिमाही खेती में चावल जल्दी उग जाते हैं। पहले तो मैंने साधारण सोनम चावल लगाया था, लेकिन अब की बार बासमती और भी कई प्रकार के चावल लगाऊंगी। पहली बार तो थोड़ा घाटा हुआ था, लेकिन तब समझ नहीं थी, अब तो काफी समझ भी आ गई है। अब की बार मार्केट में भी अच्छे रेट पर बेचूंगी, मोटे और सुगंधी चावल दोनों मिलाकर। और मैंने भी जल्दी से फल के लिए केले और अंगूर लगाए थे। देखो, सब तैयार हो चुके हैं। अगली बार आम और अमरूद लगेंगे ना, तब हमारे खेतों में और भी अच्छा उपज होगी। और मेरे खेत में भी धनिया, बथुआ, लौकी, पालक, टमाटर, आलू सब तैयार हैं। अब की बार तो सब्जियों से ही हमारे हफ्ते भर का खर्च निकल जाएगा। दोनों पति सुमित और रोहित वहीं आ जाते हैं। हमें नहीं पता था तुम लोगों को खेती का इतना ज्ञान है। हाँ भाई, हमारी बीवी तो हमसे भी ज्यादा लायक निकली। जो काम हम नहीं कर पाए इतने समय से, वो इन तीनों ने मिलकर कर दिखाया। ऐसी बात मजाक में भी मत कहना, आप सबने बहुत मेहनत करी है। हाँ, दीदी एकदम सही कह रही है। तीनों बहुएं मिट्टी में बैठकर थोड़ी देर आराम करती हैं। उनके कपड़े भीग जाते हैं, आंखों में एक अलग ही चमक होती है। अगले दिन गांव के बाजार में भीड़ लगी होती है। तीनों बहुएं अपनी टोकरी और बोरी लेकर खड़ी होती हैं। भैया, यह देखिए, ताजा बासमती है और सोनम भी है, अलग अलग क्वालिटी के हैं। पहली बार तो मैंने तुम्हें कम दाम में दे दी थी, लेकिन अब की बार दाम मैं खुद तय करूंगी। अरे बहन, तो बढ़िया है ना, चलो सही भाव में ले लेते हैं, इस बार तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। तीनों बहुएं खुश होकर घर में आ जाती हैं। घर की चौखट पर सास उनकी राह तक रही होती है। माँ जी, यह देखिए हमारी पहली फसल का मुनाफा। वो थैली देखती है जो कि नोटों से भरी होती है। हे भगवान, मेरी बहुओं ने तो सच में खेती को लक्ष्मी का नया रूप बना दिया।
माँ जी, ये पहली फसल के पैसे हैं। इससे हमने अपने जेवर छुड़ा लिए जो गिरवी रखे थे। अब उन्हें हम वापस लेकर आए हैं। सास के हाथ में वही सोने का हार और बहुओं के कंगन वापस देखकर सास भावुक हो जाती है। और माँ जी, मैंने सोचा मेरे हिस्से के जो पैसे हैं उससे मैं अमित जी का इलाज करवाऊंगी। अब उन्हें बिस्तर से उठकर चलना ही होगा माँ जी। और मैंने घर का सारा पुराना कर्जा चुका दिया है। अब घर में फिर से राशन रखा है। दाल, तेल, आटा सब भर दिया है। सब्जियां और फ्रूट्स भी हैं। तीनों बहू एक दूसरे की तरफ देखती है और मुस्कुराती हैं। देखा बहू, मैंने कहा था ना तुम लोगों के पास एक उम्मीद है। देखो, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमारे दिन कैसे सुधर गए बहू। अब हमारे पास सब कुछ है और एक अगली फसल की नई उम्मीद। हाँ माँ जी, तभी तो मैंने कहा था कि हमें यह जमीन बेचनी नहीं है। यह हमारे जीवन के लिए एक नई राह है। अब हम हर साल ऐसे ही मेहनत करेंगे और इन्हीं से ही अपना घर चलेगा। सभी लोग खुश हो जाते हैं और जैसे तैसे अपनी जिंदगी एक नई राह से शुरू करते हैं। तीनों पति भी अब अपनी सब्जी मंडियों में अलग अलग रेहड़ी लगाते हैं। एक सब्जी बेचता है, एक चावल की दुकान कर लेता है और एक फ्रूट्स की रेहड़ी लगा लेता है। तीनों बहुएं खेतों में काम करती और पति बाजार में उन सबको बेचने जाते। इसी तरह अब घर काफी अच्छी तरह से चल रहा था। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और मिलकर काम करते हैं, वही अपने भाग्य की खेती करके भविष्य को हरा भरा बनाते हैं।